नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आरएमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु अणु और आयन चैप्टर 3। उससे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु प्रश्न हो, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वह अंकित प्रश्न हो, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पर नए नहीं होंगे। आप इस चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या करेगा वो कि कार्बन ऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है 3:8 रहता है। तो यह जो है किस नियम के अनुकूल है? ठीक है बाबू। चलो, तो कार्बन ऑक्साइड के जो नमूने हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है कितना है? 3:8 है। तो यह किस नियम के अनुकूल है? इसे हम किस नियम के अंतर्गत रखते हैं? ठीक है बाबू। चलो तुम सब लोग, चलो तो तुमको ऑप्शन में क्या दे दिया है? पदार्थ की अनस्वरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अपवर्त्य अनुपात का नियम और गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, तो गैसीय आयतन का नियम और अपवर्त का नियम ये दोनों तो इसी ऐसे ही कट गए। ठीक है। बच गया तुमको एक पदार्थ का अनस्वरता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम को ही हम निश्चित अनुपात का भी नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है। चलो, तो यहाँ तो तुम इसको स्थिर अनुपात को, या तुम निश्चित अनुपात को। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ का जो अनस्वरता का जो नियम है वह क्या कहता है। ठीक है, तो पदार्थ का अनस्वरता का नियम क्या कहता है बाबू कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उसका जो द्रव्यमान होगा, यानी यदि हम मान लें कि ये जो है बी से अभिक्रिया करके सी और डी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये जो है बी से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? सी और डी का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो ए और बी का जो कुल द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? सी और डी के मिलाने पर उतना ही द्रव्यमान होगा। ये कौन बताता है? पदार्थ की अनस्वरता का नियम बताता है। तो इसमें तुमको क्या दे दिया? अनुपात में दे दिया है बाबू। ठीक है, कि ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, कार्बन के अनुपात के द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अनस्वरता का नियम होगा नहीं। ठीक है। तो इसलिए बच क्या कौन गया तुमको? स्थिर अनुपात का नियम ना, या निश्चित अनुपात का नियम का। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम जो है तुमको बताता है कि यदि कोई पदार्थ का निर्माण हो रहा है, सपोज करो कि H2O का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर CO2 देते हैं तो हम CO2 पर चलते हैं। ठीक है, तो CO2 में कार्बन का मास कितना हो जाता है? 12 ना, और ऑक्सीजन का 2 है ना, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो 12 और 32 का जब तुम रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? चर दिया 12 और चर 32, तो 3:8 आ रहा है कि नहीं? तो 3:8 किस में आ रहा है? निश्चित अनुपात में ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस वैज्ञानिक के अनुसार जो है जब परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, यानी परमाणु का जो है विभाजन क्या है? संभव नहीं है। तो यह बात किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह बात जो है तुमको सर जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी इसका जो है विभाजन संभव नहीं है। ठीक है। चलो आगे आता हूँ। तत्व के वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है? वह भाग लेता है। ठीक है, जो मुक्त रूप में नहीं रहते। तो मुक्त रूप में कौन नहीं रहते हैं बाबू? अणु तो मुक्त रूप में न रहते हैं बाबू। जो तत्व का वैसा सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में रहते हैं। ठीक है, तो मुक्त रूप में और अभिक्रिया में भाग लेते, पिंड और नाभिक तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अभिक्रिया में सिर्फ अणु और परमाणु भाग लेते हैं ना। तो अणु जो है जो मुक्त रूप में रहता है, मगर परमाणु जो है जो क्या होता है? मुक्त रूप में नहीं रहता है। ठीक है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? ग ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? ठीक है, तो एक परमाणुक अणु के रूप में कहने का मतलब है कि किसको जो है हमेशा एक परमाणु के रूप में, यानी अकेले रहता है। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो तुम हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हो, H2 भी हम लिखते हो। हाइड्रोजन को दो तरह से भी लिखते हो, क्लोरीन को भी Cl लिखते हो और Cl2 लिखते हो। सल्फर को S भी लिखते हो, H2 लिखते हो, A60 लिखते हो। ठीक है, पर आर्गन जो है हमेशा Ar ही रहेगा। इसका रीजन क्या है? आर्गन क्या होता है? इनर्ट गैस होता है। ठीक है, इनर्ट गैस कहो, नहीं तो तुम इसको क्या कह सकते हो? निष्क्रिय गैस, यानी यह क्या है? अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यदि वह अभिक्रिया में भाग लेगा ही नहीं तो उसका परमाणु क्या होगा? बढ़ेगा।
तो हमेशा क्या होगा, इनर्ट गैस रहेगा, क्या हुआ, एक परमाणु कण के रूप में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ आर। आगे बढ़ जाओ। तत्व ए और बी की संयोजकताएं जो है, जो क्रमशः 3 और 2 है, ठीक है। तो तत्व ए की जो संयोजकता क्या है, 3 है, और बी की जो संयोजकता क्या है, 2 है। तो इन तत्वों के संयोग से जो बने यौगिक का सूत्र होगा वो क्या होगा। तो तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझते हैं कि 3 संयोजकता किसकी होते हैं बाबू, एल्यूमिनियम के, और 2 संयोजकता किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो इससे बने जो पदार्थ होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या होता है, Al2O3 ना। तो यानी क्या हो जाएगा, जो 3 वाला है उसका क्या हो जाएगा, 2 ना। तो 3 ए की संयोजकता है तो इसको हम 2 लिखेंगे, और बी की 2 संयोजकता है तो इसको हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A2B3। A2B3 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, चलो तो A2B3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको चेक कर लेता हूँ, ख में ऑप्शन है क्या है नहीं, A2B3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यह कैसे होता है, इसको चार्ज से रिलेट करके बनाया जाता है बाबू। ठीक है, इसको प्लस माइनस, एल्यूमिनियम पर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, +3 होता है, और ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, चलो। तो यदि तुम और जानना चाहोगे, तुम जान सकते हो कि जितने भी यौगिक बनते हैं वो क्या बनते हैं, जो खास करके जो आयनिक यौगिक बनते हैं उसमें क्या होता है, जो आयनिक यौगिक बनते हैं उसमें क्या होता है, चार्ज का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, यानी हम दोनों को कंबाइंड रूप क्या होना चाहिए, 0। जैसे +3 है ना, तो एल्यूमिनियम +3 दो से गुना कर दोगे तो +6 हो जाएगा। ये 3 नहीं, -2 से करोगे तो -6 कट करके 0 आ गया कि नहीं। ठीक है, चलो, तो यानी यह सूत्र है, इस तरह से निकलता है सारे जो। आगे बढ़ जाओ। सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम का चार्ज क्या होता है, +1। अब फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, पीओ फॉर्मूला, इसका चार्ज क्या होता है, -3। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na3PO4। तो Na3PO4 है तुमको ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन में तुमको है Na3PO4। ठीक है, तो एक ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, Na3PO4, हाँ गम। ठीक है, तो गम ये जो है जो 3 है, Na3PO। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा 7th के ऊपर। एवोगाड्रो, तो एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.022 गुना 10⁻23 ना। तो एक किसमें है तुमको, ऑप्शन नंबर क ख ग हो गया है ना, तो घ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, घ है। उस तो टाइप करने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है बाबू, ध्यान नहीं रहता है। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यानी ये मिलीलीटर नहीं, तो ऑप्शन कट जाएगा, यानी ख हो जाएगा, 22.4 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान 23 है, तो 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या क्या है। ठीक है, तो मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान, और बटा क्या होता है, परमाणु है ना, तो परमाणु द्रव्यमान, तो उस तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो ग्राम में द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 46, और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 23 ना, तो यानी 2 मोल आ जाएगा। 2 मोल किस में है, ग में ना, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CHO हो, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि अणु सूत्र बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n गुना सरल सूत्र, n गुना सरल सूत्र। तो सरल सूत्र इसका CHO ना है, सरल सूत्र इसका CHO है। एक तो चेक कर लेता हूँ, नहीं CH2O है, ये भी अभी गड़बड़ हो जाता, CH2O है इसका सरल सूत्र। ठीक है, तो इसका यदि हम आणविक द्रव्यमान निकालना चाहें, तो कार्बन का 12 ना, और हाइड्रोजन का 2 गुना 1, और प्लस ऑक्सीजन का 16 ना, तो 12 और 2 ना, 2 प्लस 16 ना, तो 12 2 14, 16 क्या हो जाएगा, 30 ना। तो 30 से 120 कितना गुना है, 4 गुना ना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ना, तो 4 आ गया। तो 4 गुना सरल सूत्र ना, तो CH2, 4 गुना CH2। ठीक है, तो 4 गुना CH2O ना, तो C में 4 से गुना करोगे तो क्या होगा, C4 ना, H2 में 4 से तो करोगे 8 ना, तो C4H8O4,
C4H8OH यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। कौन जो है चतुष्परमाणिक अणु है। चतुष्परमाणु अणु को मतलब कहा गया कि 4 गो है। तो ऑक्सीजन में 2 आ रहा है ना बाबू, O3 में 3 है ना, इसमें देखो 2 ऑक्सीजन का 1 नाइट्रोजन का 3 ना, यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन का सल्फर का 1 4 ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चतुष्परमाणु यानी 4 अणु। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। तो परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बाबू, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। आगे आ जाओ। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी वह क्या होगी। तो अमोनिया में ऐसे भी नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है, 3 ही ना, तो यहाँ पर भी 3। और अमोनिया में कह रहा है तो इसका मतलब है कि चार्ज। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का चार्ज क्या होता है, -3, हाइड्रोजन का क्या होता है +1। 3 से देखो तो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, यानी 3 इसका। आगे आ जाओ। एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र जो है जो C2H और क्या है, इसमें फिर से मिट गया है, C2H4O2 है, C2H4 और यह O2 है। इसका सरल सूत्र क्या होगा। तो सरल सूत्र बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सरल सूत्र बराबर जो है फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, अणुसूत्र बटा N। ठीक है। तो अणुसूत्र इसका क्या है, C2H4O2। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, तो इसका N का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ रहा है ना, तो CH2O यानी ऑप्शन नंबर ख। आगे आ जाओ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आगे, तो किसी तत्व के जो परमाणु है वह क्या होते हैं। तो किसी तत्व के सभी परमाणु के बाद खाली स्थान है। ठीक है, खाली स्थान कहाँ कहाँ है वहां पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो सभी के बाद है खाली स्थान, सॉरी सभी सभी परमाणु के बाद है खाली स्थान, यहाँ के बाद है खाली स्थान। और किसी रासायनिक अनुपात के पहले है, विचार से के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर है खाली स्थान। और थर्ड में क्या है के पहले है खाली स्थान। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 सोडियम ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर है खाली स्थान। ठीक है, और 5 मोल अमोनिया NH3 का द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद है खाली स्थान। ठीक है। चलो सॉरी बाबू कुछ क्वेश्चन मिस हो गया है, तो ये काम करता हूं कि आप सब लोग क्या कीजिएगा, बुक को खोल करके देख लीजिएगा, मैं सबका आंसर बता दूंगा। 6, 7, 8 का मिस हो गया क्वेश्चन। ठीक है। चलो तो पहले पर आ जाते हैं रिक्त स्थान के पूर्ति में। किसी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, या तो इसको हम सदृश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा, समान बोलो, नहीं तो तुम इसका क्या बोल सकते हो, सदृश भी बोल सकते हो। ओके। किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से क्या होता है, स्थिर अनुपात में न रहते हैं बाबू। अभी तुमको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, F ना। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान इसका भी क्या हो जाएगा, 23 ना, 23 हो जाएगा। ठीक है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो यानी हम मोल की संख्या से निकालेंगे। परमाणु द्रव्यमान इसका 23 दे दिया है। ठीक है, और तो इसका यदि 23 होगा तभी तो 1 मोल सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 23। 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कर रहा है, तो 5 मोल, तो 1 मोल अमोनिया का क्या हो जाएगा, अमोनिया का 14, हाइड्रोजन का 3 गुना 1 है ना, तो 14 3 17 होता, 17 बचे 85 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है जो तुमको क्या कह रहा है कि क्यूपरस क्लोराइड में कॉपर की संयोजकता क्या होगी। तो क्या है Cu2 और Cl2 ना कह रहा है, इसमें क्लोरीन का -1 है तो कॉपर का भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का ना +1 गुना +2 करेंगे तो +2 ना, -1 गुना माइनस, तो कर करके 0 होना है, तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, +1। 7 पर आ जाओ। तत्व के परमाणु ही किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ना बाबू,
रासायनिक अभिक्रिया में। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि मानक ताप एवं दाब पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ने तो मोल निकालना था कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल होगा। तो CO2 ना, तो 16 दूना 32, और कार्बन का 12 ना, तो 32 से 12 क्या हो जाएगा 44। ठीक है, तो इसका यदि मोल निकालना चाहो तो मोल क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मोल की संख्या निकालते हैं। तो मोल की संख्या क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान है तो 44 बटा आणविक द्रव्यमान 44 ना, 44 बटा 44 है 1 मोल ना। तो 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या 22.4 लीटर, 22.4। अब आ जाते हैं सही गलत पर। एक मोल कार्बन में 12 परमाणु रहते हैं बाबू, एक मोल कार्बन में 12 परमाणु रहते हैं, क्या है गलत है ना। एक मोल कार्बन में कितना रहता है बाबू, C12 मौजूद होता है। ठीक है? और परमाणु की संख्या कितना होता है एक मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 ना, 23। अणु परमाणुओं का बना होता है, अणु जो है जो परमाणुओं का बना होता है, बात सही है। अणु जो है परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। ठीक है। अणु का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, परमाणु को क्या करता है जोड़ने से होता है। ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान समान होता है नहीं ना बाबू, सबके परमाणु द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग होता है। सिल्वर का संकेत एस है, गलत ना, सिल्वर का संकेत क्या है Ag ना। पारा का संकेत Hg ना, सही है। एक ए म्यू बराबर C12 परमाणु के 12वां भाग ना, ये बात तो सही है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उत्कृष्ट गैस द्विपरमाणु होते नहीं ना, एक परमाणु को ना। 36.5 ग्राम एचसीएल में अणुओं की संख्या इतनी है, सही है। चेक कर लेते हैं कि 36.5 ग्राम एचसीएल में कितना मोल होगा। तो हाइड्रोजन का 1 ना, और क्लोरीन का 35.5 ना, तो 36.5 आ रहा है कि नहीं। तो मोल की संख्या क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान और परमाणु आणविक द्रव्यमान और ग्राम में द्रव्यमान दोनों एक ना, एक मोल ना, तो सही है। आगे आ जाओ।